नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अ, दोस्तों देखिए परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर्स पे हमने काफ़ी वीडियोज़ बना लिए और पिछले काफ़ी समय से हम अपने चैनल पे रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे वो पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था वो सॉर्टिनो रेशियो था और आज के वीडियो में हम परफॉर्मेंस एनालिसिस में एक और एडवांस टूल को कवर करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में बाँटेंगे। पहले हिस्से में हम उस टूल को समझेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन देखेंगे और उसके अलग-अलग फ़ॉर्मूलेज़ को देखेंगे। और उसके इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के रूप में आपके सामने आए, उसमें हम उस टूल को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आप एक्सेल पे उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने फंड को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है M2। इसके कई और नाम हैं। इसके नाम M2 के अलावा और भी कई नाम हैं जो हम आपको अभी कुछ देर बाद बताएँगे। तो एक फॉर्मल स्टार्ट के रूप में आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर्स ओनली ऑन द चैनल फाइनेंशियल रिसर्च। तो दोस्तों M2 मेजर इसके और नाम हैं। इसका नाम है एक M स्क्वायर, इसको M स्क्वायर भी बोलते हैं। इसको M भी बोलते हैं और इस M का जो ये आप झोल यहाँ देख रहे हैं, M का मतलब यहाँ पे है मोदिग्लियानी। MM का मतलब है मोदिग्लियानी एंड मोदिग्लियानी, मोदिग्लियानी। और इसी को जब आप 2 बार लिख लेंगे तो वो M2 हो जाएगा, यानी कि मोदिग्लियानी एंड मोदिग्लियानी। दोस्तों 1918 में एक बहुत ही महान और बहुत ही विख्यात फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट का जन्म होता है इटली में, एक ऐसे परिवार में जिनके फादर एक पीडियाट्रिशियन है। कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है और ये आगे जाकर 1985 में इकोनॉमिक्स का नोबेल जीत के ले आते हैं। 1985 में इकोनॉमिक्स का नोबेल जीत के ले आते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में 1990 के नोबेल के बारे में बहुत चर्चा की थी, क्योंकि 1990 का जो नोबेल था वो मेनली फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पे बेस्ड था और 3-3 लोगों को वो अवार्ड दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ हमें बताएं कमेंट करके कि वो तीनों लोग कौन थे। 1985 में इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल दे दिया जाता है और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनकी स्पेशलाइज्ड एरिया थी। और इस महान शख्स का नाम है दोस्तों सर फ्रैंको मोदिग्लियानी। सर फ्रैंको मोदिग्लियानी, इनका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। चाहे आप CAPM की बात कर लें, आज जो हम बात कर रहे हैं M2 रिस्क एनालिसिस मेजर की बात कर लें, रिस्क एडजस्टेड मेजर की बात कर लें, और इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी इन्होंने दिए थे जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ही फेमस है। इसको M2 क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछने जाएं तो आई बेट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। M2 इसको क्यों कहते हैं, क्यों ये M2 कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो M है, पहला M भी मोदिग्लियानी के लिए है और दूसरा M भी मोदिग्लियानी के लिए ही है, लेकिन दोनों M एक ही मोदिग्लियानी के लिए नहीं है। ये जो M है ये मोदिग्लियानी है सर फ्रैंको मोदिग्लियानी वो खुद, और ये जो मोदिग्लियानी है ये इनकी ग्रैंड डॉटर हैं। दोनों इकोनॉमिस्ट थे और दोनों के जॉइंट कंट्रीब्यूशन से ये मेजर निकल के आया था, इसीलिए इसको M2 कहा जाता है। फ्रैंको मोदिग्लियानी के बारे में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के स्कॉलर्स और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ज़्यादा अच्छा है। इनकी बुक्स, इनकी रिसर्चेज और इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये सर एक बहुत बड़े नाम हैं। तो इटली में इनका जन्म हुआ था और बाद में इनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई थी और आई थिंक इनकी डेथ मैसाचुसेट्स में होती है। आप विकिपीडिया वगैरह पे इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के द्वारा दिया गया एक टूल डिस्कस करेंगे
जो परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर में आपके बहुत काम आएगा। ये भी एक एडवांस टूल है सॉर्टिनो, जो एक क्या कह सकते हैं उसको, एक्सटेंशन था, एक मॉडिफिकेशन था। उसी तरह ये M2 रेशियो भी एक एक्सटेंशन है। तो इस टूल को समझते हैं, और उस टूल को समझने से पहले एक छोटी सी उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, M2 मेजर भी एक एक्सटेंशन एंड डेरिवेशन है शार्प रेशियो का। शार्प रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, और शायद इसीलिए 1990 का नोबेल विलियम शार्प को दिया गया था। उसके अलावा 2 लोग और को दिया गया था। तो शार्प रेशियो को समझिए, उसको जानिए, और अगर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर पढ़ना है सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो शार्प रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी भी फंड एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा काम होता है। तो शार्प रेशियो आप पढ़िए, और उसके बाद इस वीडियो को इसके आगे से देखने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो एक्सटेंशन एंड डेरिवेशन ऑफ शार्प रेशियो, M2 जो है वो एक्सटेंशन है और डेरिवेशन है। डेरिवेशन मींस आई मीन टू से कि वो डिराइव हुआ है शार्प रेशियो से, वो शार्प रेशियो से ही डिराइव हुआ है। जब हम इसका अभी फॉर्मूला देखेंगे तो हम वहाँ पे जानेंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो शार्प रेशियो से डिराइव हुआ है। और इसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं, जो अदर परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर्स में होते हैं ड्रॉबैक, उनको ये रिमूव करता है। पहला जो ड्रॉबैक ये रिमूव कर रहा है कि ये एक डायमेंशन लेस नहीं है। चाहे आप शार्प की बात करें, चाहे आप ट्रेनर की बात करें, या फिर आप अल्फा यानी जेनसन अल्फा की बात करें, ये रेशियोज हैं। जेनसन अल्फा तो रेशियो नहीं है, ये एक्सेस रिटर्न है, लेकिन शार्प और ट्रेनर ये रेशियो हैं, और रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। लेकिन M2 यूनिट लेस नहीं है, ये डायमेंशन लेस नहीं है, ये यूनिट्स में डिनोट होता है, और मेनली ये परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। तो परसेंटेज में जो आप डिनोट करते हैं, तो देखिए आप, परसेंटेज इज ए यूनिवर्सल पैरामीटर। परसेंटेज एक यूनिवर्सल पैरामीटर है। इफ आई एम सेइंग 2%, देन इन 2% हम किसी भी यूनिट पे लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि पर्सन ए का मार्क्स 2% से ग्रो किया है, या आप फाइनेंस की लैंग्वेज में बात करें तो HDFC का स्टॉक 2% से जंप कर रहा है, और अशोक लेलैंड का स्टॉक 3% से जंप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट फिगर्स जंप हुई हैं, उनमें इंक्रीमेंट आया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये दोनों अलग अलग फील्ड से हैं। तो हम जो ये कहना चाह रहे हैं वो ये है कि परसेंटेज एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, और आप रिलेटिव कंपैरिजन में परसेंटेज को यूज कर सकते हैं। शार्प और ट्रेनर के साथ ऐसा नहीं है, वो रेशियो हैं, और आप उनको रिलेटिव में यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम HDFC का शार्प आपको दें और आपको अशोक लेलैंड का शार्प आपको दें, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि एक का शार्प ज़्यादा अच्छा है और दूसरे का शार्प ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप M2 अगर हम आपको वहाँ पे दें तो आप ये बात कह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन है और उसकी यूनिट भी है। नेगेटिव M2 इज नॉट मीनिंगलेस। अगला पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम आपको शार्प रेशियो के समय बताए थे और सॉर्टिनो रेशियो में उस ड्रॉबैक को क्लियर किया गया था, अगर आपने सॉर्टिनो का वीडियो देखा है तो, कि सॉर्टिनो रेशियो निगेटिव शार्प जो निगेटिव मूवमेंट्स होता है, सिर्फ उसका जो एनालिसिस होता है, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो सिर्फ निगेटिव रिटर्न्स का निकाला जाता है इन केस ऑफ सॉर्टिनो रेशियो। लेकिन शार्प में यदि हम आप वो इंटरप्रिटेशन करके देखें तो शार्प रेशियो में निगेटिव शार्प का हम मीनिंग नहीं निकाल सकते ज़्यादा। तो नेगेटिव शार्प इज सेड टू बी मीनिंगलेस, लेकिन M2 में ऐसा नहीं है। M2 में नेगेटिव की भी मीनिंग है, और इसकी जो मीनिंग है, M2 की जो मीनिंग है, जो क्या ये हमको निकाल के दे रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग हाउ मच रिटर्न अ पोर्टफोलियो वुड हैव अटेन्ड अगर उसको AC लेवल का रिस्क मिला होता, जिस लेवल का रिस्क इंडेक्स के पास है। देखिए, अगर जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक, सपोज हम एक कोई बैंकिंग स्टॉक ले लेते हैं SBI के स्टॉक में उतना ही रिस्क हो जितना पूरे निफ्टी बैंक में है। पूरा निफ्टी बैंक उतना ही रिस्क बियर नहीं कर रहा, या शायद उससे ज्यादा कर रहा, जितना एक अकेला SBI का स्टॉक कर रहा है। हालांकि SBI का स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत वॉलेटिल होता है, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी और क्या निफ्टी बैंक की वॉलेटिलिटी, दोनों की वॉलेटिलिटी सेम है? दोनों की जो वेरिएबिलिटी है वो सेम है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बीटा, और वॉलेटिलिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा सेम है? ये जरूरी
नहीं है। तो हम M2 में ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई एक स्टॉक या कोई एक फंड अगर उतना ही रिस्क बियर करता जितना कि इंडेक्स कर रहा है या बेंचमार्क कर रहा है, तो कितना रिटर्न निकल कर आता। और M2 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि M2 अभी ये जो बात हमने बताई कि दो अलग-अलग पोर्टफोलियो का वो मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन आप ये शार्प और ट्रेनर में नहीं कर सकते हैं, दो अलग-अलग पोर्टफोलियो का मेजरमेंट। तो ये था M2 के बारे में कुछ बातें, आप इसके बारे में और पढ़ेंगे तो ये बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और M2 के बारे में एक चीज़ और हम आपको बताएँ कि M2 जो रेशियो है ये असल में रेशियो नहीं है। ये बात अभी हमने बताया कि ये परसेंटेज है और परसेंटेज एक रिलेटिव वैल्यू है। आप इसको रिलेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं। एक के कंपैरिज़न में दूसरे को कंपेयर करके आप ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है। तो ये रही M2 की थोड़ी-सी डिस्कशन और इसके बाद हम आपको इसके फ़ॉर्मूले के बारे में बताएँगे और तो देखते हैं कि इसके फ़ॉर्मूले में अच्छा एक बात और है कि फ़ॉर्मूले में जब हम बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि फ़ॉर्मूले आप जब इंटरनेट पे अगर आप M2 का खोजें तो आपको हो सकता है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो और थोड़ा-सा आपको ये समझने में दिक्कत आए कि सही फ़ॉर्मूला कौन-सा है क्योंकि इसके फ़ॉर्मूले को कई बार अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह का फ़ॉर्मूला बताएँ और ये दिखाएँ कि सारे फ़ॉर्मूले जो आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन या इंटरनेट पे, वो सभी लगभग एक ही हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और अभी हम चलेंगे उस फ़ॉर्मूले को देखने, अगले स्लाइड में। या सो हियर वी आर। सिंपल फ़ॉर्मूला जो M2 का आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। सबसे सिंपल, फर्स्ट नंबर जो M2 का आपको कहीं भी देखने को मिलेगा वो दिखेगा शार्प यानी कि शार्प रेशियो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेंचमार्क और बेंचमार्क को हम लिखते हैं M से या मार्केट sharp ratio of the fund or stock, let's say it X. Sharp ratio of the stock or the fund जो जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं multiplied by standard deviation of the market added to risk free rate. ये M2 का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन अब इसी फॉर्मूले को आप कई तरह से लिख सकते हैं। हम इसको कई तरह से लिख के दिखाएंगे और आप ये पाएंगे कि अगर आप इसको सर्च करने जाएं या कई बुक्स में अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। तो उन सभी को कैसे आप एक तरह समझ सकते हैं वो हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। अब अगर हम शार्प के फॉर्मूले पे जाएं तो शार्प क्या कहता है, RX यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक और द पोर्टफोलियो और द फंड माइनस RF दैट इज रिस्क फ्री रेट divided by standard deviation SD, ये SD का साइन है स्मॉल सिग्मा ऑफ X यानी कि स्टॉक या पोर्टफोलियो। ये हो गया आपका शार्प रेशियो। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन, आप SD भी लिख सकते हैं, स्मॉल सिग्मा भी लगा सकते हैं और इस पूरे में ऐड कर दीजिए आप रिस्क फ्री रेट को। तो अगर आप देखें तो हमने काम वही किया है, बस शार्प की जगह हमने शार्प का फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को लिखा हुआ मिल जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक फॉर्मूले को लिख दिया है। शार्प रेशियो को ये कहते हैं, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये रहा आपका रिस्क फ्री रेट। सो आई होप आपको ये बात बहुत समझ में आ रही है। थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तब आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए। अगर आप देखें तो इस कई बार लोग इस स्टैंडर्ड डेविएशन को इधर ले आते हैं और फिर ब्रैकेट लगा के ये लिख के फिर कर देते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कि SD of the market then bracket RX minus RF RX minus
RF डिवाइडेड बाई, आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फॉर्मूला सेम है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम आपको करके बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। इसके बाद जो फॉर्मूला लिखेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं कि सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, दोस्तों कई जगह और कई बुक्स में भी मैंने देखा है कि वो इसी फॉर्मूले को, सेम यही फॉर्मूले को कुछ इस तरह लिखते हैं। आप इंटरनेट पे खोजेंगे बहुत ही आसानी से ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द स्टॉक या इंडेक्स, उसको वो आई लिखते हैं। आप आई लिखिए या एक्स लिखिए, एक ही बात है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आई इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एक्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एक्स। तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द स्टॉक और फंड और पोर्टफोलियो, इसको करिए पुट अनदर ब्रैकेट, RM माइनस RF यानी रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट, अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंड एड इट टू रिस्क फ्री रेट। ये फॉर्मूला आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा और इस फॉर्मूले को भी आप इंटरनेट पे कई जगह लिखा हुआ पाएंगे। लेकिन हम आपको जो यहाँ बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है। कैसे, बस आप देखते जाइए। दोस्तों स्टार का फॉर्मूला क्या है, RX माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ X। यहाँ एक छोटी सी गलती है दोस्तों, ये M नहीं है यहाँ पे, ये X है या I है, I लिखते हैं, I है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, आप ये फॉर्मूला भी कई जगह आप लिखा हुआ पा जाएंगे। तो ये किस तरह इस फॉर्मूले से रिलेट करता है, वो इस तरह, आप इस पोर्शन को जरा गौर करिए, हम कलर चेंज करके दिखाते हैं। आप इस पोर्शन को जरा गौर करिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये RI माइनस RF, हमने कहा I इज इक्वल टू एक्स है, कई जगह आपको I लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह आपको X लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर हम इसको लिख लें तो ये बनता है मेरा RX माइनस RF। ये दोनों फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज करते हैं, चाहे वो ये वाला फॉर्मूला हो या फिर ये वाला फॉर्मूला हो, इधर के ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं और समझ में नहीं आता कभी कभी स्टूडेंट्स को। मुझे भी शुरुआत में यही लगा था कि सही कौन सा है और अप्लाई कौन सा करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये इंटरप्रेट करके निकाला कि ये दोनों तो एक ही हैं और बड़ी आसानी से आपको भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे आर आई इज इक्वल टू RX, तो RX माइनस RF डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको नीचे ले आइए, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ X या स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ I, वेयर I और X मीन्स सी X का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और I मीन्स होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो RX माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X या RI माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I, वेयर I और X मीन द रिटर्न ऑफ द स्टॉक और फंड और द पोर्टफोलियो। अब मेरे पास दो चीजें बचती हैं, हमने ये यूज कर लिया, हमने ये यूज कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट और द बेंचमार्क, इसको बेंचमार्क भी बोल सकते हैं, ये भी हमने यूज कर लिया, लास्ट में प्लस RF, तो इसको आप यहाँ जोड़ लीजिए प्लस RF, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों क्या हैं, सेम टू सेम है, एग्जैक्ट हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और इन दोनों ही फॉर्मूले को आप यूज करेंगे M2 मेजर को निकालने के लिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो थोड़ी और आगे की है और ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, मुझे मिला था, मैंने काम किया है इस पे अपने रिसर्च पेपर में, इसीलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं।
ये वीडियो M2 मेजर के हर फॉर्मूले के लिए पूरा है, इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को देख करके M2 के हर फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं। तो हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले को लिखा, एक्चुअली एक ही फॉर्मूले को 4 तरीके से लिखा। तो इन्हीं 4 तरीकों से आपको मैक्सिमम जगह पे या 99% जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और तरीका बचता है। लेकिन एक और है इसकी, एक और यूजेज है, एक और वेरिएशन है इसमें, एक और इसका रूप है इस मेजर को लिखने का, और वो कुछ इस तरह है। हमने दोस्तों इसको शार्प पे किया। आप कीजिए शार्प पे, आप इसको ट्रेनर पे भी कर सकते हैं, ट्रेनर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट। लेकिन जो मोदिग्लियानी जी ने सजेस्ट किया है वो शार्प पे किया है। लेकिन एक वेरिएशन जो है उसमें वो ये है कि शार्प, again I'm using the color red, एक वेरिएशन जो है उसमें ये है कि शार्प मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ द मार्केट। बीटा का बी जरा नीचे चला गया, कोई बात नहीं। शार्प मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ द मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपने मेरे पिछले सभी वीडियोस को देखा है, यानी कि रिस्क से लेकर के मेरे शार्प सॉर्टिनो तक के रेशियो को, तो इस फॉर्मूले को मुझे आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर ऑल द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला बाकी फॉर्मूले से क्या अलग है, क्या डिफरेंस है। शार्प मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ द मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट, शार्प मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। लेकिन एज वी हैव ऑलरेडी सेड इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डिनोशन ऑफ टोटल रिस्क, और हम टोटल रिस्क पर हमेशा काम नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क, ये हमको वेरिएबिलिटी बताता है, वेरिएबिलिटी बताता है कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएशन है। बीटा इज द मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, ये सिस्टमेटिक रिस्क का डिनोशन है। अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए मेन हमारा काम होता है ये जानना कि किसी भी स्टॉक या किसी भी फंड पे सिस्टमेटिक रिस्क कितना है। तो अगर आपको अपना फंड का एनालिसिस सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे करना है, आपको अपने स्टॉक के रिटर्न का एनालिसिस सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे करना है, देन यू मस्ट बी यूजिंग बीटा, नॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप बीटा का यूज कीजिए, मार्केट बीटा का यूज कीजिए, ना कि मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन का। और ये M2 का एक वेरिएशन है, शार्प मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ द मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट, एंड दिस इज आवर fifth formula, by the way. This is our fifth formula of the date. तो ये 5 वेरिएशंस हैं इस M2 के फॉर्मूले के, और इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। एक जहाँ पे आप M2 के फॉर्मूले को यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरा जहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करना बताएंगे, आप कैसे इसको कैलकुलेट करें। हालांकि अगर आप सारे वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। और हम इसको कोशिश करेंगे कि दोनों पे करें, लेकिन आप मैक्सिमम जगह जो M2 यूज होता है, जो लगता है वो यही लगता है, शार्प इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस रिस्क फ्री रेट। तो हम इसको ही करके आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, और हम आपके लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज शशांक श्रीवास्तव bidding all of my dear viewers a very goodbye.